तो हम लोगों का जो पार्ट चल रहा था वो बेसिकली एरोमेटिक सिस्टम में जब आपको किसी इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना हो तो आप एक इलेक्ट्रोफाइल को कैसे लेकर आओगे, हमारी बातचीत इस टॉपिक पे चल रही थी। सही कह रहे हैं। तो इस टॉपिक पे हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। अब बस गैटरमैन रिएक्शंस के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस इस पर्टिकुलर कैटेगरी की, और इस चैप्टर को फिर आज संपूर्णतः लॉक लगाकर कल से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग और ग्रिग्नार्ड, ये 3 सब टॉपिक्स का एम बनाएंगे। अलग से एज सच अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो ऑक्सीडाइजिंग करके आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, रिड्यूसिंग करके आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, आपको ग्रिग्नार्ड का कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। बट ऑलमोस्ट आने वाले फ्यूचर में हर चैप्टर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको ये ग्रिग्नार्ड, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग आपको ये देखने को मिल जाता है। इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ लिया मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको सिर्फ नेम रिएक्शंस पढ़ना है। जब आप उन चैप्टर्स को रीड करोगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, क्योंकि बेसिकली रिपीट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग के ही कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर, तो गैटरमैन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। बहुत ही मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में बताऊंगी, ज़्यादा कुछ क्योंकि इसमें है नहीं दिमाग खपाने लायक। ठीक है, प्यारी है दोनों। तो गैटरमैन रिएक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देती हूँ GR। सबसे पहले तो गैटरमैन की हम लोगों को टोटल 2 रिएक्शंस की स्टडी करनी है। ठीक है, गैटरमैन की टोटल 2 रिएक्शंस की स्टडी करनी है। पहली होगी गैटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, इसको हम लोग कहते हैं गैटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। आपको ऐसी कोई भी रिएक्शन 11th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये रिएक्शन है ही नहीं क्या। आगे आने वाले जो चैप्टर्स है अल्डिहाइड कीटोन्स है ना, वहाँ पर आपको उन चैप्टर्स में आपको ये देखने को मिल सकता है, राइट। बट 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और एक होता है आपका इसी गैटरमैन का एक और नाम या एक और इसकी सब ब्रांच, जिसको हम लोग कहते हैं गैटरमैन कॉच रिएक्शन या फिर गैटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म आपके कोई पार्ट का सिलेबस का उतना डिटेल पार्ट आपके इसमें है नहीं, बट स्टिल इसकी मैकेनिज्म बहुत छोटी है, तो हम लोग फटाफट इसको देख लेंगे। डन। चलो, तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गैटरमैन कॉच में और गैटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि सबसे पहले इस रिएक्शन में हमको जो रिएजेंट चाहिए होता है, वो रिएजेंट बेसिकली हमको जो लगता है वो होता है HCN, है ना। CN मतलब जानते हो साइनाइड, और HCN ये होता है हम लोगों का रिएजेंट। और जो गैटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन है, अच्छा कई बार फॉर्माइलेशन को अल्डिहाइड भी बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम दोनों ही में तो अल्डिहाइड है। वह गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन या अल्डिहाइड और गैटरमैन के बीच में वर्ड आ गया है कॉच। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम लोगों को रिएजेंट चाहिए होता है वो बेसिकली हमको यहाँ पे चाहिए होता है आप लोगों का HCl। ठीक है, क्या चाहिए होता है HCl। देखो दोनों ही आप एसिड का प्रयोग कर रहे हो, एक तरफ आप HCN का यूज़ कर रहे हो और दूसरे तरफ आप HCl का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कुछ, हाँ एक चीज़ और लगती है यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पे रिएजेंट्स के अलावा हमको कुछ कैटलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो जितनी भी एरोमेटिक सिस्टम पर इलेक्ट्रोफाइल लगाने की बारी आती है, तो जब जब एरोमेटिक सिस्टम पर आप इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे आपको लेविस एसिड, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। जब आप एरोमेटिक सिस्टम पे क्या लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे, लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट आप लोग यहाँ लेते ही लेते हैं। तो HCN वाली जो रिएक्शन है इसमें कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है ZnCl2, साथ में थोड़ा बहुत H पॉजिटिव, ये भी हम प्रयोग में लाते हैं। और उसके अलावा जब आप बात करते हैं
ये कॉच वाले रिएक्शन की, तो कॉच वाले रिएक्शन में भाई मुझे रिएजेंट में सिर्फ HCl नहीं चाहिए, HCl के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चाहिए होती है, और कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पे एनहाइड्रस, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं हम, AlCl3 विथ Cu2Cl2, यानी कि ऐसा कॉपर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। ये रिएजेंट हो गए, कैटलिस्ट हो गए। मैडम रिएक्शन आप किस पे करवाओगे, मतलब इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट कौन है? तो मैंने जैसे क्या बताया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एरोमेटिक सिस्टम पे कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि एरोमेटिक सिस्टम मेरा या तो एक बेंजीन रिंग होगी, है ना, या तो फिर बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स होंगे, जैसे कि लेट्स से अराइल हैलाइड, फिनॉल, फिनॉलिक ईथर्स, अमाइंस, नाइट्रो, है ना, आपका साइक्लिक कीटोन्स वगैरह वगैरह टाइप के कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी। बेंजीन में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रह सकता है, ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स आपके जुड़े हुए यहाँ पे क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। बट अभी बेंजीन भी हो सकता है या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। तो मैडम व्हाट डू यू मीन बाय द बेंजीन डेरिवेटिव्स? बेंजीन डेरिवेटिव्स का मतलब होता है बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, बेंजीन से क्या कहो, कोई ग्रुप जुड़ा हो, बराबर, कोई ग्रुप। अब जैसा कि तुम जानते हो कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब जो बाहर से अटैक जिसका आ रहा है, जो बेचारा आ रहा है ना, जो बेचारा आ रहा है, जो नया ग्रुप आके बेंजीन से जुड़ने वाला है, वो नया ग्रुप खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो नया ग्रुप क्या चाहेगा कि मैं ऐसी रिएक्शन पर जाऊं या ऐसी पोजीशन पे जाऊं और ऐसी पोजीशन पे जाके मैं खुद को अटैच करूं जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या हो, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, याद होगा अगर पुराना क्लासेस का, तो है ना, पहले भी आप ये पढ़े हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद तो बेचारा कमज़ोर होता है, तो हमेशा क्या कोशिश करेगा, एक ऐसी जगह जाने की जहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है, राइट, जो कि यूजुअली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होती है। तो अगर मान लेते हैं तुमने ऐसी हरकत की कि इस बेंजीन ग्रुप से कुछ ऐसे ग्रुप्स लगा दिए, वो जी जो आपको दिख रहा है उस जी की जगह आपने कुछ ऐसे ग्रुप्स लगा दिए जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे यार, बल्कि उससे इलेक्ट्रॉन खींच खींच के निकाल रहे हैं कि ला इलेक्ट्रॉन वापस कर, ला इलेक्ट्रॉन वापस कर, है ना, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो ऐसे डीएक्टिवेट करने वाले जो लोग होते हैं, वो पर्टिकुलर लोगों के साथ हमारा ये गैटरमैन कॉच या फिर गैटरमैन नॉर्मल अल्डिहाइड रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, इनके साथ ये पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होती है। अगर आपको ये रिएक्शन करवानी है तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना होगा बोलो, एक ऐसा ग्रुप मौजूद रखना पड़ेगा जिसके होने की वजह से कहीं भी आपका क्या ना आए, बेंजीन रिंग में किसी भी प्रकार का डीएक्टिवेशन ना हो। जैसे तुम्हें याद होगा लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फ्रिडल क्राफ्ट बताया था। फ्रिडल क्राफ्ट में मैंने तुमसे क्या कहा था, जब भी आप अमाइंस यूज़ करते हैं तो अमाइंस के ऊपर जो नाइट्रोजन है, या फिर जब आप फिनॉल्स यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो ऑक्सीजन होता है, उनका जो लोन पेयर होता है, वो बेसिकली लिविस एसिड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और आपका सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता। मतलब प्रोडक्ट तो तब बनेगा ना जब रिएजेंट रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ। तो अल्फिनॉल या फिर अमाइंस के केस में कॉम्प्लेक्स बन जाता है, राइट, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और वो कॉम्प्लेक्स फर्दर सबस्ट्रेट रहता ही नहीं है, वो अब एक नया कॉम्प्लेक्स बन चुका है, वो जो रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस अमाइंस और फिनॉल्स में हमने नहीं की थी, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाना है, क्या करना है, कैटलिस्ट ले लिया, सबस्ट्रेट ले लिया, होता क्या है, अगर आप बेंजीन रिंग आपके पास है और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, अगर आप CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं हम लोग गैटरमैन अल्डिहाइड, ठीक है। अब गैटरमैन कॉच में क्या होता है,
मैडम गैटरमैन कॉच में भी बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हो उसको भी गैटरमैन कॉच कहते हैं। तो दोनों के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो पहली रिएक्शन है जिसमें मैंने कहा कि गैटरमैन अल्डिहाइड, उसमें आपको डायरेक्टली CHO नहीं मिलता। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलता है, एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे जुड़ा होता है CH, डबल बॉन्ड NH, और इस चीज़ की अगर आप हीटिंग करते हो विथ वाटर तो जाके वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और गैटरमैन कॉच में हमें तुरंत डायरेक्टली क्या मिल जाता है, फटाफट CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करके मिल जाता है। ये उसका हम लोगों की लाइफ में क्या है फ़ायदा। दोनों ने आखिर क्या करना है, ठीक है बताओ, दोनों ने आखिर क्या करना है, CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, बट दोनों के तरीके अलग हैं इंट्रोड्यूस करवाने के। दोनों की मंजिल एक ही है, दोनों एक ही जगह पहुंचने वाले हैं, ठीक है, बट दोनों के जो तरीके हैं, दोनों जो तरीके यूज़ करते हैं, दोनों वो तरीके कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो एक एक करके इनके मैकेनिज़्म देख लेते हैं। बट मैकेनिज़्म में जाने से पहले एक और चीज़ मैं बता देती, देखो क्योंकि मैकेनिज़्म में कुछ नहीं है, जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपको क्या करवाना होता है, इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट करवाना होता है, वहाँ पे तीन ही नियम चलते हैं। पहला, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करो, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ, और तीसरा इलेक्ट्रोफाइल को परमानेंट करो और बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को बाहर फेंको। यही तीन होते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता, यही तीन होते हैं। और इन्हीं तीनों के आजू बाजू हम लोगों की पूरी ज़िंदगी हम लोगों की क्या होती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। तो ऐसे केस में ठीक है, आपको पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फलाना रिएक्शन में बताइए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है। जैसे कल को मान लेते हैं आपसे सवाल पूछ लिया कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है। तो आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या कैसा क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो आप कैसे काम करोगे बताओ, राइट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर आपको पता है तो अच्छा है। वैसे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट करना आना चाहिए, बट स्टिल पता होगा तो डायरेक्ट MCQ में मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको RI लिख देती हूँ। हम लोग दोनों ही रिएक्शंस में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के रिएजेंट ले रहे हैं, तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों में आपको सेम प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। दोनों में आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। जैसे पहला जो है नॉर्मल, जिसमें हम लोग HCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे को रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, दैट इज़ दिस वन, ये मेरे को देखने को मिलता है, ये, ठीक है। आप चाहो तो इस रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्या कर सकते हो बताओ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन इंटरमीडिएट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, बराबर। अदरवाइज अगर आप इसको ही कंसिडर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये पाई बॉन्ड्स बेसिकली मैं नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर दूंगी, ताकि नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट जाए, है ना, और नाइट्रोजन खुश हो जाए वापस से अपने लोन पेयर्स को लेकर, बट अब पॉजिटिव चार्ज आ जाए कार्बन पर। और अगर हम इस बारे में डिस्कशन करें कि मैडम ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, तो जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने अभी तक पढ़ी है, तो मुझको बताओ ज़रा इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पर कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। और फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 आपका ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पर कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम है उसकी अपेक्षा। तो ऑब्वियस है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नियम क्या चलते हैं कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज उस पर होना चाहिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज उस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर, अब ऐसे ही एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, मतलब गैटरमैन कॉच के लिए उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट बना सकते हो। तो गैटरमैन कॉच में क्योंकि हम HCl ले रहे हैं, तो उससे किस तरीके से हमको बनाना है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो वो इस तरीके का बनता है। देखो ऐसे ही H रहेगा, C रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा,
ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उससे कनेक्टेड एच। क्या कोई तुमको डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, खत्म। इसका भी अगर तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आना चाहो तो ये पाई बॉन्ड्स को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के ऊपर वापस से उसके 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे, उसका पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाना है और यहाँ पे आप लोगों का जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम वही आर्ग्यूमेंट दोनों ही केसेस में, दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या है आप लोगों का बताओ? आप लोगों का रेजोनेटिंग नंबर 2 ज़्यादा स्टेबल है। अब अगर एक बार तुम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के बाद बोलो क्या कठिन काम होता है? कोई नहीं। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ मैं इस वीडियो के एंडिंग में बता दूंगी, बट अगर एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है तो सेकेंड स्टेप किसी भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, है ना, आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवाना, या फिर आसान शब्दों में मैं ये कहूँ कि बेंजीन रिंग पर या किसी भी एरोमेटिक सिस्टम पर इलेक्ट्रोफाइल को न्योता देना कि हाँ इलेक्ट्रोफाइल पधारो, ऐसा। तो कैसा होगा? जैसे पहले मान के चलते हैं आपके पास ये बेंजीन रिंग है और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है ना। क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल? HC ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज और ये H। तो अभी बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वो रिच है, बेंजीन रिच है, तो वो क्या करेगा बताओ? आप लोगों का ये पर्टिकुलर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। किसको अप्रोच करेंगे? कार्बन को, कि चलो तुम बना लो हमारे साथ बॉन्ड। तो कार्बन बोलेगा ठीक है। तो ऐसे में कार्बन फिर क्या करेगा? अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट कर देगा, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है ना। अगर कार्बन ने बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बना लिया, इट मीन्स दैट कि कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बना लिए। अब कार्बन को अपना कोई एक आधी बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो तो चीज़ 5 हो जाएगी फिर। ठीक है, अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बेंजीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कार्बन के पास गए रिश्ता लेकर, वो दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे, एक उसका एक इसका। बट जब कार्बन ने फॉर्म, वो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला कार्बन था, जब उसने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो एक कार्बन ने बोला कि देख यार दोनों एक एक रखेंगे तो किसी का फायदा नहीं होगा, एक काम करते हैं तो ऊपर में वाला पॉजिटिव बन जा, मैं नीचे वाला इस कार्बन से जुड़ जाता हूँ, और इस तरीके से ऊपर वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ गया और नीचे वाले कार्बन पे कुछ नहीं आया, क्योंकि उसने तो बॉन्ड बना लिया, वो तो चतुर चालाक निकला। तो इस तरीके की कुछ चीज़ आपको मिलती है। फिर जैसा कि आप जानते हो, इसके आपको अदर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, है ना। इसके अदर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आप ड्रॉ करोगे, बराबर, मतलब आप इसके क्या बनाओगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे। क्या मतलब रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर? घूम फिर कर तुम्हें आना तो स्टेप नंबर 3 में ही है। स्टेप नंबर 3 में जब तुम आओगे तो स्टेप नंबर 3 में तुमको क्या करना है? वो पॉजिटिव चार्ज हटाना है। कैसे हटाते हैं पॉजिटिव चार्ज? जिस जगह पर इलेक्ट्रोफाइल आकर लगा है उसी जगह पर एक अनदेखा सा हाइड्रोजन भी होगा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, मतलब हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होते हैं ना। तो जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ा है वो हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी दे देगा कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये ले तू 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर तुम बना लो भाई साहब यहाँ पर बॉन्ड, ताकि तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हट जाए और तुम्हारी एरोमेटिसिटी वापस से रीगेन हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने के चक्कर में उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई थी? तबाह। और अगर एरोमेटिसिटी तबाह हो गई है मतलब रिएक्शन हाईली अनस्टेबल है, तो उसको एरोमेटिसिटी रीगेन करनी थी, सो दैट्स वाई उसने ऐसा किया। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ बोलो आगे क्या करेगी? ये चीज़ अब क्या करने वाली है? ये जो डबल बॉन्ड आपको NH, ये जो आपका कंपाउंड बन गया, बराबर, इसे क्या कहते हैं? जब भी आपको एक कार्बन डबल बॉन्ड NH वाली चीज़ दिखे, इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं आइमीन। ये आपका पर्टिकुलर कंपाउंड बन गया आइमीन, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, इसे कहते हैं असाइल आइमीन। असाइल आइमीन। फिर मैंने क्या कहा? मैडम आपने तो कहा था कि बेंजीन रिंग पर आप CHO अटैच करोगे, तो हाँ यार, इस बेंजीन रिंग वाला इस असाइल आइमीन की तुम हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, इस असाइल आइमीन की तुम हाइड्रोलिसिस कर दो विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, और हीटिंग दे दो,
तो ऑटोमेटिकली ये असाइल आइमीन हट जाएगा और उसके बदले में CHO आ जाएगा। आपको बिल्कुल अपना दिमाग नहीं चलाना है कि मैडम कैसे आया, क्योंकि वो चीज़ आपके पार्ट की ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, अभी नहीं हमेशा के लिए, कि जब भी आपके पास CH डबल बॉन्ड NH वाला सिस्टम आए, जब भी आपके पास CH डबल बॉन्ड NH वाला सिस्टम आए और आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करने को कही जाए, ठीक है, तो क्या करोगे बोलो। उस हाइड्रोलिसिस में जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये जो 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन आप बेसिकली इसको दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, NH था, 2 हाइड्रोजन मिलने के बाद NH3 बन गया, उसको निकाल दो बाहर, चल चल बाहर निकल। और जो एक ऑक्सीजन बच गया, उस एक ऑक्सीजन की जगह मतलब इसको बाहर निकाल दो, इसको क्या करो, गेट आउट, इसको आउट कर दो, आउट, बाहर जाओ, और इस ऑक्सीजन को उसकी जगह पर इन कर दो, तो चीज़ क्या हो जाएगी, CH डबल बॉन्ड O, और आई थिंक इसी को हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, है ना। तो CH डबल बॉन्ड NH की जब भी हाइड्रोलिसिस की जाती है, NH हट जाता है और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, और यही वहाँ पर हुआ। सो दिस वॉज गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन। अब गैटरमैन कॉच में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। गैटरमैन कॉच में सबसे पहले जो आपने HCl लिया है, ठीक है, वो जो आपके पास HCl है, गैटरमैन कॉच वाले की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहला गैटरमैन कॉच है, आपने किसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। मैं बताऊंगी कैसे बनाए इलेक्ट्रोफाइल इसी वीडियो के एंडिंग में, बट मान लेते हैं आपने कैसे भी जी तोड़ मेहनत करके इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। इलेक्ट्रोफाइल बना लेने के बाद करोगे क्या, अगेन वही राम कहानी, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, लेट्स से यू हैव HC ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे लेट्स से हाइड्रोजन। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उस रिंग के, ये अप्रोच करेंगे इस कार्बन को, चलो कार्बन हमारे साथ बॉन्ड बना लो, है ना, तो ये कार्बन बॉन्ड बना लेगा और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा किस पे, ऑक्सीजन पे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो आपकी रिंग है उस रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स काम नहीं किए वो तो वैसे के वैसे ही पड़े, बट जो काम कर गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो यूज़ हो गए ना, तो उनमें से एक कार्बन क्या कर रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ बॉन्ड बना लिया है, कुछ इस तरीके का, बराबर, ये इस तरीके का कुछ बॉन्ड वॉन्ड बन चुका है, लेकिन जो ऊपर वाला कार्बन है उस पर पॉजिटिव आ चुका है। अब ये ऊपर वाला कार्बन अपने ऊपर का पॉजिटिव हटाने के लिए क्या करेगा, क्योंकि इससे एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई है, तो जिस पोजीशन पे वो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप लगा है वहाँ पे बेसिकली क्या है, वहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, दानवीर करंट समान। और स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, जब वो पर्टिकुलर चीज़ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगी और हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, रिंग वापस से बन जाएगी और रिंग पे लगेगा, बोलो कौन सा वाला ग्रुप, रिंग पे कौन सा वाला ग्रुप लग जाएगा आप। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट रुको, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, लेट मी करेक्ट इट, सॉरी, यहाँ मैंने H दे दिया, यहाँ पे H नहीं है, सॉरी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का वो H चला गया, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा, C डबल बॉन्ड OH। डोंट यू थिंक यहाँ पे डायरेक्टली एल्डिहाइड लग गया, या हाइड्रोलिसिस वगैरह करने की कोई झंझट ही नहीं हुई। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन एंड गैटरमैन कॉच रिएक्शन एंड नथिंग एल्स, ठीक है, बस खत्म, यही था आप लोगों का और कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल। अब बात आती है हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि देखो स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 आर नॉट डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे जनरेट करेंगे, तो वेरी सिंपल है, आप क्या करिए, जैसे मैं कॉच वाले के लिए बताती हूँ, बिकॉज कॉच रिएक्शन इज़ वेरी फेमस, आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा, आगे किसी ना किसी चैप्टर में, किसी ना किसी इन द सेंस अल्डिहाइड वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। तो होता कैसा है कि आपके पास मान के चलिए बेंजीन रिंग, अच्छा बेंजीन रिंग नहीं, हम तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं ना, तो आपके पास कैसा HCl है और आपके पास एनहाइड्रस AlCl3 है और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, एग्री करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 1 मिनट, ये जो H और Cl के बीच का बॉन्ड है
ये टूटेगा, Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर, पहले तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर पहुंचेगा एल्यूमिनियम के पास, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, वो चला जाएगा और एल्यूमिनियम AlCl3 कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 निगेटिव में, और क्या बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा। सही कह रहे हैं। अब ये जो नया नया ताज़ा ताज़ा H पॉजिटिव बना है, ये नया नया ताज़ा ताज़ा H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, वही आपने जो लिया है Cu2Cl2, और क्या हो जाएगा, क्योंकि वो H पॉजिटिव है और कार्बन के ऊपर आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को सहारा देगा, चल आ जा H पॉजिटिव मेरे साथ रहना शुरू कर। तो H पॉजिटिव उस कार्बन से चिपक गया। ठीक है, कार्बन के ऊपर का निगेटिव खत्म हो गया, बीच का ट्रिपल बॉन्ड वैसे का वैसी, और ऑक्सीजन बेचारे के ऊपर पॉजिटिव वैसे का वैसी। ये बन गया आप लोगों का, बोलो क्या, आप लोगों का रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म, डन। ठीक है, ये हो गया सवाल। और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। बस ध्यान रखना, आपके पास अगर मान के चलते हैं अमाइंस हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जब आप AlCl3 यूज़ करते हैं ना, अमाइंस यानी कि NH2, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, ये रेजोनेंस के वाया रिंग को एक्टिवेट तो करते हैं। ठीक है, वो रिंग को एक्टिवेट तो करते हैं, बट दिक्कत ये है कि जो अमाइंस है ना, ठीक है, ये जो अमाइंस हैं, जो मतलब या जो OH होता है बेंजीन रिंग में फिनॉल वाले, ये एक्टिवेटिंग तो हैं, बट ये बेसिकली क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो जब आप इनको लेविस एसिड्स के साथ यूज़ करते हो, तो लेविस एसिड्स के साथ, ठीक है, ये खुद कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बताओ। तो इसका मतलब आपके पास सबस्ट्रेट है ही नहीं रिएक्शन करवाने के लिए, और जब सबस्ट्रेट ही नहीं है तो कैसी रिएक्शन करवाओगे यार, हाउ। इसीलिए ये दोनों लोग किसी भी प्रकार की रिएक्शन को शो नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा NO2 वाला ग्रुप भी कभी शो नहीं करेगा। NO2 तो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि NO2 का जो -R इफेक्ट है वो, -R इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बेचारी रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, उसकी सारी पोजीशन से क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। तो ऐसे में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आएगा, बताओ, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा ही नहीं। तो इसीलिए NO2 वाले लोग भी ये पर्टिकुलर रिएक्शन को शो नहीं करती। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जैसे मैंने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले आओ, HCl गैस ले आओ, तो बेसिकली हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और HCl गैस को लाते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपका एसिड ले लेते हैं, कौन सा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में आप क्या करते हो, ड्रॉप्स डालते हो, किसकी ड्रॉप्स डालते हो, आप लोगों के क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड की। तो जैसे ही फॉर्मिक एसिड और क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड इनके बीच में रिएक्शन होती है, ऑटोमेटिकली आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि CO + HCl बन जाता है, और उसी कंटेनर में जो पहले से आपका सबस्ट्रेट मौजूद है वो उस CO और HCl के साथ रिएक्शन कर लेता है और आगे प्रोडक्ट बना लेता है। ये ऐसी कहानी है, ठीक है, ये ऐसा। सो वी आर डन हियर। यहाँ पे हमारा गैटरमैन वाला पार्ट ख़त्म होता है। अब कल से हम लोग बेसिकली जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, कि अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास कौन कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से किस किस कंपाउंड में कैसे कैसे काम करते हैं, बस। ठीक है, मैकेनिज़्म के डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। हम पूरे ट्रिक्स में बातचीत करेंगे, और जिस चीज़ की मैकेनिज़्म रिक्वायर्ड होगी जब वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा जाएगा, यूजुअली ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की यूटिलिटी अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन चैप्टर में आपको देखने को मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनमें देखने को मिलती है। अगर वहाँ किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म की नीड होगी
तो हम करेंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ हमारा टारगेट है कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग वाली चीज़ को हम लोग अगर एक दिन में 1 घंटे की क्लास लें तो 4 घंटे यानी कि 4 दिन के क्लास में हमको ये टॉपिक ख़त्म करना है, ठीक है। सेम फॉर ग्रिग्नार्ड ऑल्सो। ग्रिग्नार्ड अगर आप पढ़ने जाओ तो बहुत बड़ा है, बट हमको उतना नहीं पढ़ना जितना हमारा रिक्वायरमेंट है। तो एक का मतलब बेसिकली टोटल अगर मैं दूँ तो 1.5 हफ्ते में हमको ये दोनों काम ख़त्म करने हैं, बाकी के 2 दिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। फिर आपको एक और चीज़ पढ़नी होगी जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में जैसे ओजोनलेसिस कैसे होता है, हाइड्रोबोरेशन कैसे होती है, OMDM कैसे होता है, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ ये। अगर रिपीट हो रहा होगा तो नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। कुछ बेसिक नेम मैकेनिज्म जो बहुत ही फेमस है, डी कार्बोक्सिलेशन कैसे हो रहा है, विटिक रिएक्शंस क्या होती हैं, फेमस नेम रिएक्शंस, बस। तो हार्डली आपको इसको कंप्लीट करने में 2 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद फिर तुम जब खुद NCERT ओपन करोगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की आपको पढ़ी हुई मिलेंगी, सिर्फ कुछ रिएक्शंस को छोड़कर। जैसे कुछ फेमस रिएक्शंस होती है ना, नेम रिएक्शंस, उनको छोड़कर, ठीक है। ओके, तो